दिस इज़ लीगल सलोनी। आप सभी का स्वागत है लीगल सलोनी के चैनल पे। और आप सभी को अब पढ़ने के लिए मिलने वाला है कंडीशन एंड वारंटीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। ये उसमें पूछा ही जाता है। सेक्शन 11 जो है वो तो इसका डील नहीं करता है इस चीज़ से रिलेटेड, बट ठीक है, ये भी बात करता है कि जो टाइम है पेमेंट का, यानी पैसा कब देना है, पेमेंट कब करना है, वो टाइम का जो प्रोविजंस है, स्टिपुलेशन मीन्स प्रोविजंस, वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इसेंशियल नहीं होता है। यानी डिसाइड करना कि पैसा कब देना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब आते हैं मेन कंडीशंस एंड वारंटी पे। तो कंडीशन और वारंटी क्या है? तो जो प्रोविजंस हैं वो कंडीशन हो सकते हैं या फिर वो वारंटी हो सकते हैं। कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। और ये इसका अगर ब्रीच कर दिया जाए, अगर इस कंडीशंस को तोड़ दिया जाए, तो आपके पास एक राइट आ जाता है। किस चीज़ का राइट आ जाता है? कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने का। रेप्यूडिएट मीन्स ख़त्म करने का, कैंसिल करने का। सो आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट बट अभी काम चला लेते हैं। तो ये कैंसिल करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है। वारंटी क्या है? तो वारंटी का मतलब होता है कि ये एसेंशियल है, लेकिन ये कंडीशन से थोड़ा कम एसेंशियल होता है। ये कोलैटरल चलता है, मतलब साथ साथ चलता है मेन पर्पस के। यानी कंडीशन के साथ साथ वारंटी चलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है, बट मतलब बहुत डायरेक्ट इसका नहीं है। जैसे कि ये रेप्यूडेट नहीं आप कर सकते हैं, आप इसको सीधा कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगर वारंटी का ब्रीच हुआ है तो आप उसको सिर्फ क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस ही। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा टफ है, और ये थोड़ा उससे कम स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो ये अगर इसका ब्रीच करते हैं तो आपको क्लेम कर सकते हैं आप डैमेज का, लेकिन आप सामान को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं। स्टिपुलेशन में भी कंडीशन थ्रू द कॉल्ड वारंटी, यानी कि कोई ऐसा प्रोविज़न जो कि कंडीशन हो, उसको भी आप वारंटी कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कब कंडीशन को वारंटी कह सकते हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कंडीशन और वारंटी में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंसेस है, भाई बताओ। तो हम लोगों को ये आएगा तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे, क्योंकि हम लोग लीगल सलोनी के साथ पढ़ चुके हैं। हाँ, जोक्स अपार्ट। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन का मतलब है कि एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का ये क्या है, बहुत ही मेन पार्ट होता है, जो भी हम लोग जस्ट अभी पढ़े। बट ये जो वारंटी है, इट इज़ नॉट एसेंशियल। देन इट डायरेक्ट्स द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट को ही चलाने लगता है, सीधा डायरेक्ट करने लगता है, बट ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को सीधा नहीं चलाएगा। ये है बायर को एक राइट देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको, वारंटी में आपको ये कोई राइट नहीं मिलता है कि बायर को कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज बायर हैज़ द ऑप्शन टू ट्रीट द कंडीशन एज वारंटी। मीन्स बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कंडीशन को वारंटी के रूप में ट्रीट कर सकता है, लेकिन इस केस में, वारंटी के केस में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इट, बायर हैज़ द ऑप्शन। जब तक टूटेगा नहीं तब तक आप नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रीच हो गया है तो भले आप कंडीशन को वारंटी के रूप में कर सकते हैं। मतलब ब्रीच, ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये एक कंडीशन लगा दिया, अपने में एक कंडीशन लगा दिया है। जब तक ब्रीच नहीं होगा आपका, तब तक आप कंडीशन को नहीं ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे इसके पास खुला ऑप्शन है कि आप कंडीशन को वारंटी ट्रीट कीजिए, बट इसके पास कंडीशन को वारंटी ट्रीट करने का ऑप्शन नहीं है जब तक कि ब्रीच ना हो जाए। ब्रीच मीन्स जान रहे हैं, टूट ना जाए कोई भी चीज़। बायर हैज़ एन ऑप्शन टू क्लेम डैमेजेस और रेप्यूडिएट। बायर के पास खुल्लम खुल्ला ऑप्शन है कि भाई आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, आप रेप्यूडिएट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका ब्रीच ऑफ वारंटी अगर हुआ है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस।
सो आई होप कि आपका ये जो डिफरेंसेस है कंडीशन और वारंटी का वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 13 जो कि बात करता है कि कब कंडीशन जो है वो वारंटी बन जाएगा। तो कंडीशन कब वारंटी बनेगा, तो अंडर सेक्शन 13 बात किया गया है कि बायर में वेव, या तो बायर उस कंडीशन को छोड़ दे तो फिर वो कंडीशन वारंटी बन जाएगा, या फिर उसको इलेक्ट कर ले। इलेक्ट का मतलब वही सेलेक्ट, यानी कि वो कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ हो और उसको वो ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले। यानी कि बायर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कंडीशन को छोड़ दे या फिर उसको वारंटी ट्रीट करे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कैसे कंडीशन वारंटी बन जाएगा, तो कंडीशन वारंटी तब बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो सेवरेबल नहीं होगा, अलग नहीं किया जा सकता है। बायर एक्सेप्टेड गुड्स, जब बायर एक्सेप्ट कर लिया हो गुड्स कि हाँ हम सामान ले लिए हैं, तो फिर वो क्या करेगा, तो कंडीशन क्या है, रेपुडिएट करने वाला है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पावरफुल चीज़ है। तो जब आप सामान ले ही लिए तब आपको इतना बड़ा पावर देने का क्या मतलब है। इसीलिए बायर जो है अगर सामान ले लेता है, गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर उसको कंडीशन को ट्रीट करना होगा एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। इट इज़ आई थिंक यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी होगा। नथिंग अफेक्ट कंडीशन और वारंटी एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय अ रीज़न ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन कोई भी कंडीशन को हम लोग वारंटी में ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए। मतलब कि इम्पॉसिबिलिटी पे आप नहीं कुछ कर सकते हैं। बस दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कब कर सकते हैं, तो पहला बायर ही अगर उसको छोड़ दे या इलेक्ट करे, और दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब बायर एक्सेप्ट कर ले गुड्स को, तो फिर उसको कंडीशंस को एज अ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी उसको ट्रीट करना पड़ेगा। क्योंकि आप सामान ले लिया है तो इसका मतलब है कि वो उसके सारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा होगा तभी वो लिया होगा। अब आते हैं सेक्शन 14 जो कि बात करता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, यानी कि इम्प्लाइड कंडीशन, यानी कि पहले से ही अंदर क्या हो जाए, कंडीशन लग जाए सेलर पे। जब वो सेल कर रहा होता है तो उसके पास क्या है, राइट टू सेल द गुड्स इन अग्रीमेंट टू सेल। इसके पास एक राइट पहले से रहेगा कि वो सामान को बेच सकता है। सेलर के पास क्या राइट रहेगा कि वो सामान बेच सकता है। और विल हैव राइट टू सेल द गुड्स, या फिर वो उसको बेचेगा या बेच सकता है, फ्यूचर में भी वो बेच सकता है। तो ये हम लोग समझे कि उसके पास पहला राइट तो ये हो गया। दूसरा इम्प्लाइड वारंटी बायर को होता है, यानी कि एक और ये तो कंडीशन हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ब्रीच नहीं हो सकता है। सेलर को आप नहीं रोक सकते हैं सेल करने से। लेकिन बायर क्या है, तो जो भी आदमी खरीद रहा है वो उसके पास भी एक राइट होता है, लेकिन ये इम्प्लाइड वारंटी है, यानी कि अगर इसका ब्रीच हुआ तो आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर पाएंगे। तो ये क्या है, हैव एंड एंजॉय पोजेशन, यानी अगर बायर को आप पोजेशन नहीं देते हैं कोई सामान का खरीदने के बावजूद, सेल होने के बावजूद, तो बायर ये नहीं करेगा कि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोई रेप्यूडिएट कर देगा, नहीं, वो क्या करेगा, क्लेम करेगा डैमेजेस। क्यों क्लेम करेगा डैमेजेस, क्योंकि ये क्या है, इम्प्लॉयड वारंटी है, यानी कि बायर के साथ हमेशा से ही, इम्प्लॉयड मीन्स हमेशा से ही, शुरू से ही उसके पास क्या रहेगा, छुपा हुआ एक वारंटी रहेगा। और वारंटी क्या होता है, तो ये कंडीशन से थोड़ा लेस पावरफुल होता है। ये प्रोवाइड करता है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इम्प्लॉयड वारंटी क्या है, तो एक इम्प्लॉयड वारंटी ये भी है कि गुड्स जो है वो सारे चार्जेस से फ्री होना चाहिए। ये भी एम्प्लॉयड वारंटी है कि सारे जो चार्जेस हैं उससे फ्री होना चाहिए। भी एम्प्लॉयड वारंटी जो है वो बायर को ही है। तो ये दोनों चीज़ें बायर को हैं और पहला चीज़ जो है वो सेलर को है। इट इज़ ऑल्सो फॉर बायर भाई साहब। नेक्स्ट सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जैसा समझ में आ रहा है नाम ही, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन मीन्स अगर उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा इसका सामान है और हम लोग उसको उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, उसकी जानकारी को पढ़ के अगर उसको ख़रीद रहे हैं,
तो वहाँ क्या क्या होगा, तो वहाँ एक इम्प्लाइड कंडीशन लगा रहेगा। क्या है इम्प्लाइड कंडीशन भाई? इम्प्लाइड कंडीशन पावरफुल होता है। इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन गुड शैल कॉरस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। जहाँ भी सेल अगर हो रहा हो, बिक्री हो रहा हो डिस्क्रिप्शन के नाम पे, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होना चाहिए, गुड्स के साथ मैच करना चाहिए। कि अगर ये शैम्पू में लिखा हुआ है कि इसमें कैरेटिन फ्री है, तो फिर वो शैम्पू कैरेटिन फ्री ही होना चाहिए। अगर वो कैरेटिन फ्री नहीं हुआ तो क्या होगा, आप वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, रेपुडिएट भी करेंगे, साथ में आप डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, बिकॉज इट इज़ इम्प्लाइड कंडीशन। Now, section 16 implied condition as to quality और fitness कहता है कि implied condition लगेगा अगर आपका quality और fitness का बात हो रहा हो। तो यहाँ भी आपको बहुत बड़ा पावर मिल गया है बायर के रूप में कि अगर आपके साथ जो भी गुड्स दिया जा रहा है उसका क्वालिटी और उसका फिटनेस जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देंगे और डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सेप्ट, लेकिन कब नहीं कर सकते हैं, तो बायर जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली गुड्स को जो लिया है, आई एम सो सॉरी, कहता है कि आपके पास कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, आपके पास कोई भी इम्प्लाइड वारंटी भी नहीं है अगर उसका क्वालिटी और फिटनेस गड़बड़ाया। अगर उसका क्वालिटी और फिटनेस गड़बड़ाया, ख़राब हुआ, तो आपके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन किस किस चीज़ों में आपके पास पावर आ जाता है, तो आपके पास पावर आ जाता है अगर बायर जो है वो मुंह पे बोल के सीधा कन्फेस करके एक्सप्रेसली बोला है कि प्लीज़ गिव मी अ फ्रिज फॉर कूलिंग पर्पस और फ्रीजिंग पर्पस। तो वो अगर वो बता चुका है कि आपको मुझे ऐसा गिफ्ट, ऐसा प्रोडक्ट देना है और मुझे नहीं पता कैसा होगा, क्या होगा, आप अपनी मर्ज़ी से मुझे दीजिए। सेलर के स्किल पे अगर बायर डिपेंड हो जाए, रिलाई कर जाए, तो वहाँ सेलर को तो भाई आप बहुत पावर दे दिए, आप उसकी मर्ज़ी से सामान खरीद रहे हैं। इसीलिए सेलर के पास क्या हो जाता है, ज़्यादा पावर आने के कारण हम लोग के पास भी बायर के रूप में भी एक पावर आ जाता है। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अगर सेलर अपनी मर्ज़ी से, अपने स्किल से जो भी सामान दिया है वो ख़राब दे दिया, फिट नहीं है, क्वालिटी उसका अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन वहाँ पे हम लोग लगा देंगे इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। मीन्स हम लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी करेंगे और डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। तो है ना पावरफुल। तो ये कंडीशन एंड वारंटी बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, मतलब मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी पावरफुल है। ये बायर को बहुत ज़्यादा पावर भी दे देता है। तो यहाँ तो बोल दिया कि अगर क्वालिटी ख़राब रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई नहीं पावर है। बट वहाँ बोल दिया कि अगर आप बायर हैं और आप सेलर के स्किल्स पे, सेलर के डिस्क्रिप्शन पे, आप नाम पे, उसके कहने पे अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं कि हाँ ले लो भाई साहब, ये आपका लैपटॉप बहुत बढ़िया रहेगा, ये बहुत अच्छा है, तो वहाँ अगर हम ले लिए और वैसा वो नहीं निकला जैसा वो बोला था, तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे भी, सामान भी वापस करेंगे और डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। ये प्रोवाइजो में दिया है कि जहाँ स्पेसिफिक गुड्स जो है वो पेटेंट और ट्रेड नेम के नाम पे जहाँ बिक रहा हो, वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगा। मतलब अगर हम गए मार्केट में और बोले कि हमको कोई अच्छा शैम्पू तो दीजिए, लेकिन हम वहाँ जाके बोले कि नहीं, मुझे तो पर्टिकुलर नेम अगर लेना चाहें तो मुझे लॉरियल का ही शैम्पू चाहिए, तो यहाँ ट्रेड नेम हम ले लिए। अब अगर हम ट्रेड नेम ले चुके हैं और अच्छा बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से अच्छा लॉरियल का दे दीजिए, तो लॉरियल का अगर वो दे रहा है तो एक बहुत बड़ा नाम है वो शैम्पू का, तो वहाँ पे वो जो शॉपकीपर है या सेलर है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रेड नेम को ले लिया, आप एक ट्रेड पे चले गए, आप उसके एक कंपनी पे चले गए, ब्रांड पे चले गए, और ब्रांड पे आप जब चले ही गए तो फिर यहाँ पे सेलर का तो बात ही ख़त्म हो गया, यहाँ पे सेलर का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। सो सेक्शन 15 and 16 इज़ वेरी वेरी important and very useful for our lives. लास्ट सेक्शन है सेक्शन 17, बट इससे पहले देखिए प्रोवाइजो में कहता है कि बायर जो है उसको आपको रिजनेबल टाइम देना होगा एग्जामिन करने का। ये मतलब नहीं है कि आप उसको एग्जामिन करने का समय नहीं दिए। तो अगर उसको एग्जामिन करने का समय दिए हैं तो फिर उसके पास क्या है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। अगर आप उसको समय नहीं दिए हैं अच्छे से और बेच दिए हैं कि लो लेते जाओ, तो फिर वहाँ पे भी क्या होगा,
इम्प्लाइड कंडीशन बायर लगा सकता है। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बायर के पास बहुत सारे राइट्स हैं। एक्सप्रेस वारंटी एंड कंडीशन डज नॉट नेगेटिव वारंटी एंड कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन विच सेज, अगर जो भी यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी इतने सारे सेक्शंस को पढ़े तो उसमें बोल रहा है कि आपको इम्प्लाइड वारंटी है, इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या हम एक दुकानदार हों और हम वहाँ पे वारंटी के नाम पे उसमें लिख दें कि सारे पॉइंट्स लिख दें जो कि मतलब गलत गलत हों, गलत पॉइंट्स लिख दें जो कि मेरे बायर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको नुकसान ही होगा। तो अगर हम जो भी वारंटी दे रहे हैं तो फिर वो सारा वारंटी नेगेटिव हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है कि ये जो है चीज़ें वो इम्प्लाइड वारंटी है, इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, उसको उसके अगेंस्ट में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लिख दे अपने प्रोडक्ट के पीछे एक वारंटी के नाम पे कि हाँ आपको एग्जामिन करने का अगर मौका नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि सोगा जो है हमारा एक्ट वो कह रहा है सेक्शन 16 में कि आपको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए एग्जामिन करने का, अगर नहीं मिल रहा है यानी कि आपका ब्रीच हो रहा है कंडीशन। सो अगर वो लिख भी देता है ना अपने कार्ड में कि आपको नहीं टाइम मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब भी क्वालिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर गलत भी अगर कंडीशन ऑफ वारंटी बना देता है कोई कंपनी, तो उसका जो वो पर्टिकुलर कंडीशन है वो उस नहीं प्रिवेल करेगा। कौन प्रिवेल करेगा? सोगा एक्ट प्रिवेल करेगा। सेक्शन 17 कहता है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब है कि आपको कोई भी, देखते हैं हम लोग चावल खरीदने जाते हैं या कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं या फिर मॉल्स में जाते हैं तो बाहर एक सैंपल रखा रहता है कि परफ्यूम लेना है तो वो सैंपल यूज़ कीजिए, थोड़ी ना हम लोग वो सारे पैकेट्स को खोल देंगे। तो जो सैंपल है वहाँ पे कहता है कि एक इम्प्लाइड कंडीशन आपको लग गया है, यानी कि इसका ब्रीच होगा तो आप डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं और रेपुडिएट भी करेंगे। तब जब जो बल्क है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा क्वालिटी से। अगर क्वालिटी सैंपल से मैच नहीं कर रहा है, ऐसे परफ्यूम लेने के लिए गए और वो तो दे दिया कुछ और ही, सेम ब्रांड सेम सब चीज़ है, लेकिन अंदर का माल सामान जो है वो बेकार है, वो नहीं है मैच कर रहा सैंपल से, तो वहाँ पे आपके पास इम्प्लाइड कंडीशन है। फिर आपके पास इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपको कंपेयर करने का रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, और तीसरा है कि गुड्स जो है वो आपका डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। अब अगर गुड्स में डिफेक्ट है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया देखने के लिए और आपका सैंपल जो है वो बल्क से नहीं मैच कर रहा है, तो इन तीनों ही केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना इम्प्लाइड कंडीशन को फुलफ़िल करा सकते हैं। अब हम लोग केस लॉज पढ़ेंगे जल्दी से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज है कुछ। सबसे पहले एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी वर्सेस शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड 1997, जिसमें कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये कंसेंशुअल एक्ट है, यानी यहाँ कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा कंसेंट तो फिर वो सेल ही नहीं है। दोनों पार्टी को एक दूसरे से बात समझौता करना है, दोनों को अग्री करना है, तो ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही कंसेंशुअल है, बात करना पड़ेगा। CIT वर्सेस हिंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 1972 का केस है, जिसमें कहा था कि नो वन कैन सेल हिज ओन गुड्स टू हिमसेल्फ, अपने ही को अपना सामान मत बेचिए, वो नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन R वर्सेस इंग्लैंड में कहा था कि मैन जो है वो अपना सामान अपने आप को बेच सकता है अगर वो कोई चीज़ का एग्जीक्यूशन कर रहा है, यानी अगर अपने आप में ही फार्म में बेच रहा है या कहीं भी कोई भी एग्जीक्यूशन करने के लिए ज़रूरी है तो वहाँ पे वो कर सकता है। लेकिन हमारा लेटेस्ट जजमेंट कहता है कि वो नहीं कर सकता है। ये पुराना केस है, ये नया केस है। फिर है फिट्जर कॉरपोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 1857, ये सारे केस लॉस हैं, जिसमें कहा था कि ड्रग्स और अप्लाइंसेस जो भी हम लोगों को हॉस्पिटल में मिलता है वो सारा चीज़ हमारा अधिकार है और वो हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स में आता है, और हम उसका अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसका डिमांड कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये सेल नहीं है। सेल का मतलब क्या होता है कि ऑफ़र देना और फिर मर्ज़ी से एक्सेप्टेंस करना, बट यहाँ कुछ ऑफ़र, यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ तो स्टैट्यूटरी राइट्स ही हैं, हमारा अधिकार है कि हमें ये चाहिए, हमें ड्रग्स और जो भी अप्लाइंसेस है वो मिलना चाहिए। थैंक यू so much for watching Legal Saloni, and do subscribe our channel,
जितना हो सके शेयर करिए अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या समझ में आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।